क्या पूछा है कि निम्न अभिक्रिया में x तथा y की पहचान करनी है। ये समीकरण अपने सामने रख दिए। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है। देखो, अभिक्रिया की पहचान करनी है RC डबल बॉन्ड ONH2। इसकी अभिक्रिया हम किससे करवा रहे हैं? Br2NaOH। इसका मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद आए तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई? इस अभिक्रिया का नाम होता है हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जैसे आप ब्रोमीन की अभिक्रिया क्षार के साथ इस एमाइड के साथ कराओगे तो X के रूप में आपका जो उत्पाद प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा? RNH2, प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? प्राथमिक एमीन। अब इस प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया हम किससे करवा रहे हैं? CHCl3 क्षारीय KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएंगे। तो इस अभिक्रिया की पहचान और नीचे अगर ये लिखा हुआ, इसका मतलब अभिक्रिया कौन सी होगी आपकी? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया में जब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो Y के रूप में आपका एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होगा। तो यहां पर आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, X के रूप में आपका बन जाएगा RNH2 और Y के रूप में आपका क्या बन गया? RNC एल्किल साइनाइड। तो क्वेश्चन नंबर 1 में फिर से मैं फोकस करना चाहूँगा कि इस प्रकार के समीकरण देखकर हमें उत्पाद पूछ लिया जाता है। अब ये उत्पाद हम तभी बना पाते हैं जब हमें अभिक्रिया याद हो। तो इस अभिक्रिया की पहचान क्या है कि जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और क्षार के साथ करवाते हैं तो वो कौन सी अभिक्रिया? हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। और प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया यदि क्लोरोफॉर्म और KH के साथ होती है तो वो कौन सी अभिक्रिया? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब आपको अगर इसको डिटेल से समझना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के कुल 3 पार्ट दे रखे हैं जिनको आप इजीली देखकर पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा जितनी भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है उनका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से आप इजीली इसको समझ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो केवल आपको आंसर के रूप में ये बताना है कि यहाँ X का मान RNH2 जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक एमीन और Y क्या है? एल्किल आइसोसाइनाइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एनिलीन के डाई एजोटीकरण की रासायनिक समीकरण लिखें। तो एनिलीन का मतलब क्या होता है? बेंजीन वलय के ऊपर क्या लिखा है? बेंजीन वलय के ऊपर क्या जुड़ा हो? NH2। अब जो डाई एजोटीकरण का मतलब होता है कि इसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करवाई जाती है। किससे? नाइट्रस अम्ल से। तो नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO2। लेकिन अगर HNO2 से हम अभिक्रिया करवाएंगे तो अभिक्रिया इजीली नहीं समझ पाते, तो इसलिए इस नाइट्रस अम्ल का जो निर्माण होता है वो होता है NaNO2 प्लस HCl से। और यहाँ हम HCl कितने ले लेते हैं? 2। अब देखो इस अभिक्रिया में बनता क्या है। तो इस अभिक्रिया में आपको जो उत्पाद बनेगा उसको यहाँ से समझो कि एनिलीन की अभिक्रिया हमने किससे करवा दी है? नाइट्रस अम्ल से या NaNO2 प्लस HCl के मिश्रण से। तो यहाँ से आपका Na, यहाँ से आपका Cl, तो क्या बाहर चला गया आपका? NaCl। NaCl बाहर निकल गया। अब देखो यहाँ से 2H, यहाँ से 2O और यहाँ से 2H। इसका मतलब यहाँ से 2 जल के अणु बाहर चले गए। अब शेष क्या बचा? ये आपकी बेंजीन वाले, यहाँ N, ये N था, दूसरा N देखो ये शेष बच गया तो इस N को लिख दिया डबल बॉन्ड N और ये देखो एक Cl बच गया ये। तो ये हो गई एनिलीन की डाई एजोकरण की रासायनिक समीकरण। ये जो उत्पाद बना इसका हम नाम जरूर लिख दें, इसका नाम होगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको बिल्कुल उम्मीद है समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। और एक चीज़ रखना कि ये आपने क्या था? एनिलीन। तो जरूरी नहीं क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि एनिलीन से क्या बनाओ? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, एनिलीन है वो फिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है, क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आपसे कि एनिलीन है वो फिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं देता है। तो एनिलीन फिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं देता? तो सबसे पहले बात देखना,
फिडेल क्राफ्ट जो अभिक्रिया होती है वो लुईस अम्ल की उपस्थिति में होती है। फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? लुईस अम्ल के रूप में। और लुईस अम्ल के रूप में या तो हम लेते हैं AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। पहले बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में? लुईस अम्ल अर्थात AlCl3 या FeCl3 की उपस्थिति में करवाई जाती है। अब देखो ये लुईस अम्ल हो गए, इसका मतलब AlCl3 लुईस अम्ल है, FeCl3 लुईस अम्ल है। और ये आपने पढ़ा कि जो एनिलीन होता है उसमें इस एनिलीन को हम क्या बोल सकते हैं? लुईस क्षार। तो एनिलीन है वो लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है, और जो फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक हम काम में लेते हैं वो लुईस अम्ल लेते हैं। तो इस कारण से क्या होगा कि लुईस अम्ल लुईस क्षार के साथ क्रिया करके लवण का निर्माण कर लेता है। तो इसके लैंग्वेज कैसे लिखनी है इस आंसर की, वो मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ, उसको एज इट इज आप इससे याद कर लोगे कि देखो एनिलीन फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है, क्योंकि यहाँ से याद करेंगे, क्योंकि AlCl3 एक लुईस अम्ल है, AlCl3 एक लुईस अम्ल है जो एनिलीन किसकी तरह व्यवहार करेगा? यहाँ पे लुईस क्षार की तरह। तो AlCl3 एक लुईस अम्ल है जो एनिलीन अर्थात लुईस क्षार के साथ क्रिया करके लवण बना देता है। इस लवण से एनिलीन के नाइट्रोजन परमाणु पर, इस लवण से एनिलीन के नाइट्रोजन परमाणु पर धनावेश आ जाता है, जिससे यह अभिक्रिया आगे नहीं हो पाती है, आगे नहीं हो पाती है। अब इसमें एक चीज़ और समझना कि जैसे ही एनिलीन लुईस क्षार है तो ये AlCl3, तो एनिलीन अपना जो नाइट्रोजन परमाणु पे जो लोन पेयर होगा वो इसको दे देगा, तो जिसके कारण नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? प्लस इससे जो एनिलीन है वो बेंजीन वलय के ऊपर NH3 प्लस आ जाएगा, एनिलीनियम आयन बन जाता है, जिसके कारण ये फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं होती। आप ये आंसर लिख के आ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, कभी कभार बहुत इजी क्वेश्चन आ जाते हैं एक शब्द के, तो उनका आंसर आना चाहिए। दंत चिकित्सा में निषेधक के रूप में प्रयुक्त संश्लेषित एमीन कौन सी है? दंत चिकित्सा में निषेधक के रूप में प्रयुक्त संश्लेषित एमीन कौन सी है? तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा आपका नोवोकेन। किसका प्रयोग करते हैं? दंत चिकित्सा में निषेधक के रूप में जो प्रयुक्त एमीन है, क्या नाम है इसका? नोवोकेन। बार बार लिखोगे तो एक दो बार याद हो जाएगा, नोवोकेन। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ट्राई मेथिल एमीन का कक्षक चित्र बनाइए, कक्षक चित्र बनाइए। ये बुक में दे रखा है, और अपना जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना मॉडल पेपर जो जारी किया था, मॉडल पेपर, उस पेपर में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्राईमेथिल एमीन का कक्षक का चित्र बनाइए, ये आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको बना सकते हो। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, सल्फेनिलिक अम्ल की ज्यूटर आयन संरचना बनाइए। तो पहले तो हमें ये सीखना पड़ेगा सल्फेनिलिक अम्ल क्या होता है। जब आपने एनिलीन का सल्फोनीकरण किया तब आपको ये सल्फेनिक अम्ल प्राप्त होता है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? H, यहाँ NH2 बेंजीन वाले, ये तो गया आपका एनिलीन, और नीचे की तरफ इसमें जुड़ जाता है SO3H, SO3H, इसको हम बोलते हैं सल्फेनिलिक अम्ल। अब ज्यूटर आयन में क्या होता है कि ये जो NH2 समूह होता है वो क्षार की तरह कार्य करता है। NH2 समूह
लोहित क्षार की तरह, ये क्षार की तरह है। और SO3 है सल्फोनिक अम्ल, ये अम्ल की तरह कार्य करता है। तो ये अपना एक प्रोटॉन का त्याग करेगा, जिसे ये NH2 समूह क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो जिससे इसकी स्ट्रक्चर, ये प्रोटॉन को त्याग करेगा तो कंडीशन क्या आ जाएगी, NH3+ और नीचे हो जाएगा SO3-। ये बन गई सल्फोनिक अम्ल की ज्यूटर आयन की संरचना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे ये आ जाता है कि सल्फेनिलिक अम्ल जो बना, इसका आईपीएसी नाम लिखो। किसका? सल्फेनिलिक अम्ल की स्ट्रक्चर आपने ये बनाई थी। तो ये जो किसकी स्ट्रक्चर, ज्यूटर आयन की। सल्फेनिलिक अम्ल का अगर आपसे आईपीएसी नाम पूछे तो कैसे लिखोगे, NH2, ये बेंजीन वाले, नीचे जोड़ दिया हमने SO3H। अब माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। 1 2 3 4 4 नंबर पर है। NH2 कितने पे जुड़ गए, 4 पे। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 4 एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अगर आपसे ये पूछ लिया जाएगी सल्फेनिलिक अम्ल का आईपीएसी नाम क्या होगा, तो 4 एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, कि 2 जैव सक्रिय द्वितीयक एमीन बताइए जिनका उपयोग रक्तचाप बढ़ाने में किया जाता है। मतलब जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं रक्तचाप, और जैव सक्रिय कंपाउंड है, और उनमें क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, द्वितीयक एमीन। तो इसके 2 एग्जाम्पल है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। एड्रीनेलिन, एक का नाम तो क्या हो गया, एड्रीनलिन, तथा दूसरे का नाम आपका इफेड्रिन। ये आपके इस चैप्टर के बुक के पहले पेज पर दे रखे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रक्तचाप बढ़ाने में, रक्तचाप, तो 2 नाम याद करने, एक तो एड्रीनलिन और दूसरा इफेड्रिन। थोड़े नाम टफ है, लेकिन 1-2 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, जिनका उपयोग रक्तचाप बढ़ाने में किया जाता है, और ये 2 जैव सक्रिय कंपाउंड है। अगला क्वेश्चन, बेनेड्रिल का उपयोग बताइए। बेनेड्रिल क्या है? तो बेनेड्रिल के लिए एक सिंपल सी बात आपको याद करनी है कि बेनेड्रिल का उपयोग किया जाता है प्रतिस्टेमिन के रूप में, प्रतिस्टेमिन के रूप में। तो बेनेड्रिल का उपयोग किस रूप में किया जाता है, प्रतिस्टेमिन के रूप में। और जो बेनेड्रिल है, इसमें आपका जो एमीन होता है वो तृतीयक एमीन के रूप में होता है। कौन से एमीन के रूप में? तृतीयक एमिनो जो समूह है वो इसमें उपस्थित होता है। अब काफ़ी बच्चे ये कन्फ्यूजन होंगे कि प्रतिस्टेमिन, ये चैप्टर नंबर आपके 16 से रिलेटेड है, जो वर्तमान में है नहीं है। तो प्रतिस्टेमिन का मतलब होता है कि जो एलर्जी होती है वो अपने स्टेमिन के कारण होती है। तो स्टेमिन को रोकने के लिए, एलर्जी को कम करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो होता है प्रतिस्टेमिन। और इसका अच्छा सा एग्जाम्पल याद किया गया बेनेड्रिल। उम्मीद है इजीली आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, कि एमीन की क्षारीय प्रकृति दर्शाने वाली, एमीन की क्षारीय प्रकृति दर्शाने वाली रासायनिक समीकरण लिखे। तो एक सिंपल से समीकरण लिखते हैं एमीन के रूप में। तो यहाँ प्राथमिक एमीन में लिख रहा हूँ RNH2। फिर देखो, ये सीधी सी बात है, ये चीज़ तो आप सभी जानते हो कि जब अम्ल की क्रिया क्षार के साथ होगी तो क्या बनेगा, लवण। तो ये इसकी अम्लीय प्रकृति को सिद्ध कर देगा। तो देखो, क्षार के रूप में तो हमें पता है एमीन होता है। अब किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा दो, तो मैंने यहाँ पर हेलोजन अम्ल ले लिया HX। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा कि जो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर है वो किसको दे देगा, इस हाइड्रोजन को। तो क्या बन जाएगा, RNH3+, और इस पूरे पे क्या आ जाएगा, X-। तो इस लवण का निर्माण हो गया। यहाँ पर ये किसकी तरह कार्य कर रहा है, अम्ल की तरह। तो इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन बिल्कुल इजीली पूछे जा सकते हैं कि एमीन की क्षारीय प्रकृति को दर्शाने वाले रासायनिक समीकरण लिखे, मैंने लिख दिया है। आपको इन क्वेश्चनों का पैटर्न कैसे लिखा और बिल्कुल ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और इन क्वेश्चनों में से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ये बात आप ज़रूर बताएं, जिससे नेक्स्ट चैप्टर के जो वीडियो बनाने में थोड़े से हेल्प मिले। इसके अलावा एक कमेंट्स आप ज़रूर करें कि आप कहाँ से हैं, कि मैं भी देख पाऊँ कि मेरा वीडियो है वो भारत में, इंडिया में कहाँ पहुँच जाता है, पहुँच रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट है कि एनिलीन से
फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त करने का समीकरण लिखें। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने कि एनिलीन से फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त करने की अभिक्रिया आपको लिखनी है। अब देखो पहले तो माइंड में क्लियर होना चाहिए कि एनिलीन से फेनिल आइसोसाइनाइड, आपके पूरे चैप्टर में आइसोसाइनाइड का जो हमने निर्माण किया था वो कौन सी अभिक्रिया के द्वारा किया था? कार्बिल एमीन अभिक्रिया के द्वारा। ठीक है, तो अब जो एनिलीन मतलब इसको मैं इस प्रकार से बना रहा हूं, बेंजीन वलय के ऊपर क्या जुड़ा होगा? NH2। अब आइसोसाइनाइड फेनिल आइसोसाइनाइड बनाना तो मुझे बताइए कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या होता है कि प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, उसकी अभिक्रिया किससे करवाई जाती है? आपके क्लोरोफॉर्म से। किससे? क्लोरोफॉर्म से। किसकी उपस्थिति में? क्षार की उपस्थिति में, तो KOH की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? KOH की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करवाई जाती है। अब देखो बनेगा कैसे उसको समझना है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि 3K के साथ 3 Cl बाहर चले जाएंगे, चला गया। अब देखो 2H यहाँ से, 1H यहाँ से और 3 OH ये मिल जाएंगे, इसका मतलब 2 जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। इसका मतलब क्या बाहर चला गया समझना चाहो तो यहाँ से कि 3 KCl बाहर चले गए प्लस 3 जल का अणु बाहर चला गया। अब जो शेष बचा उसको जोड़ दो, तो बेंजीन वलय बची हुई है, इस बेंजीन वलय के साथ क्या है? N, और लास्ट में शेष क्या बचा? C। तो NC को आप क्या बोलते हो? आइसोसाइनाइड। अब तो नॉर्मली इसका नाम क्या हो गया? फेनिल आइसोसाइनाइड। अगर CN हो तो साइनाइड, NC को आइसोसाइनाइड। और ये किससे बनाया आपने? एनिलीन से। किससे बनाया? एनिलीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी काफ़ी महत्वपूर्ण और बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि जितने व्यू आते उससे कम लाइक आते तो आप लाइक करना भूल जाते हो। और अच्छा लगे तो दिल बड़ा करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके और भी साथी इसका फ़ायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने कि निम्न यौगिकों को उनके बढ़ते क्षारीय सामर्थ्य में व्यवस्थित कीजिए। तो क्षारीय सामर्थ्य के कौन से क्रम में लिखना है? बढ़ते हुए क्रम में। अब देखो पहले मैं इसका नाम लिख रहा हूँ। NH3 को आप क्या बोलते हो? अमोनिया। C6H5NH2 का मतलब क्या हो गया आपका? एनिलीन। और चाहो तो आप इसके लिए क्या बोल सकते हो? एरिलेमीन। अब देखो यहाँ पे जो C2H5 है इसको आप क्या कहते हो? एथिलेमीन। पर्टिकुलर नाम तो एथिलेमीन है। और चाहो तो आप क्या लिख सकते हो? ये एक प्रकार का एल्किलेमीन है। मैंने मेरी क्लास में आपको साफ साफ समझाया था कि एल्किल समूह जुड़ने पर क्षारीयता में वृद्धि होती है। तो एल्किल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होती है। मतलब एल्किल एमीन और अमोनिया में अधिक क्षारीय कौन सा होता है? एल्किल एमीन। और अमोनिया और एनिलीन में अधिक क्षारीय कौन सा होता है? एमीन। लेकिन हमें यहाँ कौन सा क्रम लिखना है? बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। बढ़ता हुआ क्रम का मतलब क्या हो जाएगा? जो सबसे ज़्यादा क्षारीय वो सबसे लास्ट में इधर आएगा। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? C6H5NH2, फिर आपका NH3, फिर हम लिख देंगे C2H5NH2। तो बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए कि इन दोनों में अधिक क्षारीय कौन हो जाएगा? एथिलेमीन। और अमोनिया और एनिलीन में अधिक क्षारीय एमीन। तो ये बिल्कुल आप याद कर लेना, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने एनिलीन की अनुनादी संरचना। तो मैंने आपको हर वीडियो में कहा कि जो अनुनादी संरचना से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो ज़रूर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस एनिलीन की जो अनुनादी संरचना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर का पार्ट 2 नाम से एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है। और उसके शुरुआत में ही एनिलीन की अनुनादी संरचना आप इजीली कैसे याद करें वो उसमें डिटेल से आपको बताया हुआ। तो आप इस क्लास के बाद में उसको देख लेना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में ग्रेबिल थैलिमाइड संश्लेषण को ही प्राथमिकता क्यों दी जाती है? कहने का मतलब है कि जब आपको प्राथमिक एमीन का निर्माण करना होता है तो मुख्यतः ग्रेबिल थैलिमाइड संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा ही इसका निर्माण किया
जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि केवल प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, द्वितीयक और तृतीयक एमीन का मिश्रण प्राप्त नहीं होता। इस कारण से शुद्ध अवस्था में आपको यहाँ पर प्राथमिक एमीन प्राप्त हो जाता है। तो इसका जो आंसर लिखना है वो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि यह शुद्ध अवस्था में प्राथमिक एलिफेटिक एमीन देता है जिससे एमीन का मिश्रण प्राप्त नहीं होता है, तो प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण को भी प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन एक ध्यान रखना कि ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण के द्वारा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन का संश्लेषण नहीं होता है। इसका क्वेश्चन आपको आगे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान अणुभार वाले एमीन का क्वथनांक एल्कोहल से कम होता है, अर्थात एमीन का क्वथनांक एल्कोहल से कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एल्कोहल का अधिक होता है। तो इसको आप ऐसे समझ लोगे कि एमीन की जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें क्या आता है, RNH2 आता है। एल्कोहल की स्ट्रक्चर बनाओगे तो ROH बना आएगा, ठीक है। अब देखो, जो नाइट्रोजन परमाणु होता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान होता है 3, और एल्कोहल में जो ऑक्सीजन परमाणु है इसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान होता है 3.5। तो एल्कोहल में ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता से अधिक होती है, जिसके कारण एल्कोहल में जो हाइड्रोजन बंध बनता है वो परबल बनता है, किसकी तुलना में, एमीन की तुलना में। अब परबल बंध बनेगा तो उसको तोड़ने में समय ज़्यादा लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप किससे लिखोगे कि एल्कोहल में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता का मान नाइट्रोजन से अधिक होता है। क्लियर है। अब यहाँ एक लाइन लिख देना कि हाइड्रोजन बंध की प्रबलता, क्या लिखा है, हाइड्रोजन बंध की प्रबलता समानुपाती होती है तत्व की विद्युत ऋणता या ऋणात्मकता बोल देते हैं इसको। तो सीधी बात है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी उसकी प्रबलता अधिक होगी। तो इसका मतलब ऑक्सीजन जो एल्कोहल है उसमें हाइड्रोजन बंध प्रबल बनेगा। तो यहाँ लिखते जिसके कारण एमीन की तुलना में एल्कोहल में, जिसके कारण एमीन की तुलना में एल्कोहल में प्रबल हाइड्रोजन बंध बनता है। इस कारण समान अणुभार वाले एमीन का क्वथनांक एल्कोहल से कम होता है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे क्वेश्चन का आंसर कैसे याद करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्वेश्चन नंबर 15, एमीन को लुईस क्षार क्यों कहते हैं। तो एमीन की स्ट्रक्चर आप बनाइए। स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहिए तो यहाँ से समझो RNH2 और ये लोन पेयर। तो सीधी बात है कि नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 तो हाइड्रोजन से और एक ये 3 बंध, तो शेष कितने बच गए, 2। और ये शेष जो 2 बच गए हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं, यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसको आप क्या बोलते हो, लोन पेयर। तो सीधी सी बात है, जिनके पास एकाकी लोन पेयर उपस्थित होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लुईस क्षार। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिख दोगे कि एमीन में
नाइट्रोजन परमाणु पर, एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, जिसके कारण एमीन को लुईस क्षार कहते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें यहाँ पे कि प्राथमिक एमीन जल में विलय होता है जबकि तृतीयक एमीन नहीं, क्यों? तो जो प्राथमिक एमीन की स्ट्रक्चर बनाओ पहले आप, तो यहाँ लिखा मैंने RNH, ये हो गया प्राथमिक एमीन। और तृतीयक एमीन की स्ट्रक्चर क्या होगी? RNR। अब देखो, जल में वही कंपाउंड विलय होगा जो जल के साथ क्या बनाए? हाइड्रोजन बंध। तो प्राथमिक एमीन के पास ये 2 हाइड्रोजन होते हैं जो हाइड्रोजन बंध जल के साथ क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन बंध। लेकिन इस एमीन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो यह हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। तो प्राथमिक एमीन के पास हाइड्रोजन है, इसलिए क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बंध। तो इस कारण से ये जल में विलय होता है, जबकि तृतीयक एमीन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो ये हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएगा, तो ये जल में विलय नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि प्राथमिक एमीन जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, इस कारण यह जल में विलय होता है, जबकि तृतीयक एमीन जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, इसलिए जल में अविलय होता है। ये सब थे वे आपके अत्य लघुरात्मक क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए, अब क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो, इस चैप्टर से एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न आएगा। तो मैंने कहा कि एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न आएगा, लेकिन ये कितने अंक का होगा? 3 अंक का। और इससे क्वेश्चन कैसे आएगा? 1+1+1 के रूप में आएगा। और सबसे विशेष बात, जैसे आपकी स्क्रीन के सामने आएगा कि प्रश्न इस प्रकार से आएगा, पहला एक क्वेश्चन है और दूसरा उसके अथवा में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर इनको आप याद कर लोगे तो 99% संभावना ये रहेगी कि यहाँ से आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन अटेंड हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एनिलीनियम धनायन की अनुनादी संरचना लिखिए। अब देखो, एनिलीनियम धनायन की अनुनादी संरचना की बात कर रहे हैं तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एनिलीनियम के अगर स्ट्रक्चर अगर आपको समझनी है तो पहले एक बात कर लो कि यहाँ मैं बना रहा हूँ बेंजीन, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। बेंजीन वाले के ऊपर जब NH3+ हो, NH3+, तो उस आयन को हम क्या बोलते हैं? एनिलीनियम धनायन। क्लियर होना चाहिए। बेंजीन वाले के ऊपर क्या हो? NH3+, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनिलीनियम धनायन। अब इसके स्ट्रक्चर इसकी किस प्रकार से बनानी है? इसकी अनुनादी संरचना क्या पूछिए आपको? अनुनादी संरचना। तो हमने क्या किया यहाँ पे, एक तो NH3+ जो बुक में दे रही कि उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ बना रहा हूँ, आपकी NCERT बुक के अकॉर्डिंग एक स्ट्रक्चर तो ये बना दोगे। दूसरी बुक में दे रही कि केवल इसके बंध की स्थिति को चेंज कर दो। बंध की स्थिति को चेंज करोगे तो क्या कंडीशन आ जाएगी? ये और ये NH3+। तो ये क्या होगा? इसकी एनिलीनियम की अनुनादी संरचना। ठीक है। अब देखो, आपको एक कंपाउंड दिया है CH3 CH2 CH2 NH2 CH
CH3 CH CH3NH2, एक ये तीन CH3NH2 को उनकी क्षारीय सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मैंने कहा एमीन का क्षारीय सामर्थ्य का मतलब आपको एक ही बात याद रखना है कि R के मान में वृद्धि होती है, R मतलब एल्किल समूह के मान में वृद्धि होती है, तो उसकी क्षारीयता के क्रम में क्या होगी, वृद्धि। तो इन तीनों में सबसे अधिक कौन होगा आपका तृतीयक, ये एमीन, उससे कम ये और ये। तो क्रम भी कौन सा पूछा आपको, बढ़ते हुए क्रम में, तो ये क्रम मैंने बता दिया, इन तीनों में सबसे अधिक ये, उससे कम ये और सबसे कम ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भी आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ब्यूटेन 1 ओल जल की विलेयता ब्यूटेन 1 एमीन की तुलना में अधिक होने का कारण बताइए। देखो ब्यूटेन 1 ओल का मतलब क्या होगा, एल्कोहल, एन ब्यूटिल एल्कोहल, और ये ब्यूटिल एमीन, एन ब्यूटिल एमीन। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर जल में विलेयता की भी बात करें तो आप इसको इस प्रकार से समझो कि ब्यूटेन 1 ओल स्टिक से बनाते हैं, इसमें CH3 CH2 CH2 CH2OH। ब्यूटेन 1 एमीन की संरचना कैसे बनेगी, CH3 CH2 CH2 CH2NH2, ठीक है। अब सबसे पहले बात तो आपकी क्लियर होनी चाहिए कि जल की विलेयता का सीधा संबंध किससे है, हाइड्रोजन बंध से। तो जो जितना ज़्यादा प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाएगा वो उतना अधिक विलेय होगा। तो इस ब्यूटेन 1 ओल की स्ट्रक्चर आपने ये बनाई, ब्यूटेन 1 एमीन की स्ट्रक्चर ये बनाई। देखो इसमें जो परमाणु है, एल्कोहल में जो परमाणु होता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत क्या होती है, ज़्यादा, नाइट्रोजन परमाणु की विद्युत इसकी तुलना में कम होती है। इस कारण से ब्यूटेन 1 ओल जल की विलेयता एमीन की तुलना में अधिक होती है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले हल करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अब अथवा में क्वेश्चन आएगा तो इस चैप्टर का एक प्लस पॉइंट रहेगा कि इस प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो दोनों में, जैसे एक ये क्वेश्चन था, अगर ये नहीं आए तो हम इसके आगे वाले क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं। तो दोनों में से एक क्वेश्चन उम्मीद है कि अगर हम थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे तो एक क्वेश्चन इजीली अटेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम व संरचना सूत्र लिखिए। क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे, हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम व संरचना सूत्र। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक का पहले तो सूत्र क्या होता है, C6H5SO2Cl। अब हमें इसका संरचना सूत्र बनाना, तो कैसे बनाओगे, ये हमने यहाँ पर क्या बना दी, इसकी बेंजीन वाले। उसके बाद S है तो S, 2 O है तो डबल बॉन्ड OCl। ये हो गया हिंसबर्ग अभिकर्मक का संरचना सूत्र। अब नाम की बात थी तो इसके नाम की बात करें, इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम क्या होगा, बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड, और ये हो गई इसकी संरचना सूत्र। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि एथेनेमीन द्वारा प्रदर्शित कार्बिल एमीन अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया से एथेनेमीन, तो एथेनेमीन का फॉर्मूला क्या होगा, C2H5NH2। अब C2H5NH2 क्या हो गया, मेथेनेमीन। अब कार्बिल एमीन अभिक्रिया, तो अभिक्रिया किससे होती है, क्लोरोफॉर्म से, तो CHCl3। और क्या लेना है साथ में क्षार, तो क्षार के रूप में आपने ले लिया 3 KOH। इस अभिक्रिया के बारे में पहले भी बात करें तो मैं डायरेक्ट इसका उत्पाद लिख रहा हूँ। तो सदैव इस कार्बिल एमीन अभिक्रिया में आइसोसाइनाइड बनता है। तो क्या बनेगा आपका उत्पाद, C2H5NC, एथिल आइसोसाइनाइड प्लस 3 KCl और प्लस 3 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। तो ये रिएक्शन हो गई एथिल एमीन द्वारा प्रदर्शित कार्बिल एमीन अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण मैंने यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि CH3NH2 की क्षारीय सामर्थ्य C6H5NH2 मतलब एनिलीन की तुलना में अधिक होती है, कारण बताइए। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं कि CH3NH2 ये क्या हो गया आपका, मेथिलेमीन। C6H5NH2 का मतलब
बेंजीन वलय के ऊपर क्या जुड़ा है, NH2 जुड़ा है। बेंजीन वलय के ऊपर क्या जुड़ा, NH2। अब देखो इस मेथिल एमीन में एल्किल समूह जुड़ा, तो एल्किल समूह कौन सा प्रभाव दर्शाता, प्लस आई। तो प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती है, इस कारण से ये आसानी से अपना एकाकी इलेक्ट्रॉनिक विदान कर सकता है। और एनिलीन में ये जो फेनिल समूह है वो माइनस आई प्रभाव दर्शाता है, अर्थात बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और अपनी ओर आकर्षित करेगा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आएगी। दूसरी बात ये अनुनाद में नाइट्रोजन का जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद में भाग लेने के लिए प्रयुक्त नहीं होता। इस कारण से मेथिलेमीन की तुलना में मेथिलेमीन एनिलीन की तुलना में अधिक क्षारीय होता है। आप ये आंसर लिख के आ सकते हो। इसके बाद ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, बिल्कुल अलग और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। इस प्रकार के सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाएंगे। क्या है, एक एरोमेटिक यौगिक ए जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर यौगिक बी बनता है। मतलब यौगिक ए था, उसकी क्रिया हमने जलीय अमोनिया के साथ करवा दी तो बी बन गया। अब बी की क्रिया क्या कर रहा है, जो Br2 प्लस KOH के साथ गर्म करने पर ये बनाते थे, तो Br2 प्लस KOH का मतलब हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, उससे उत्पाद ये बन गया। अब यौगिक सी बनता है। अब ए बी सी की पहचान और इनके IUPAC से नाम लिखो। देखो C6H7N ये एनिलीन का अणुसूत्र है। तो एनिलीन हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में किससे बनाता है, बेंजेनेमाइड से बनेगा। और बेंजेनेमाइड की अभिक्रिया, अगर बेंजेनेमाइड मतलब अमोनिया का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को समझने के लिए अगर जब तक आपको पूरी नेम रिएक्शन नहीं आएगी तब तक आप समझ नहीं पाओगे। तो इसके आंसर को हम ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आंसर कैसे लिखोगे, पहले तो बात आपकी क्लियर में होनी चाहिए, अभिक्रिया कैसे हो रही है। आपके पास कंपाउंड ए है, एक की अभिक्रिया आपने अमोनिया से करवाई अर्थात NH3 से करवाई, तो आपका कंपाउंड क्या बन गया, बी की आपने हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया की अर्थात Br2 प्लस KOH से, तो आपका कंपाउंड बन गया सी। ये था। अब अपने इस पर्सन के अकॉर्डिंग आपको सी क्या दिया है, बेंजीन वलय के ऊपर NH2 ये दिया। ठीक है, काउंट कर सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं C6H5NH2। तो काउंट करोगे तो 6 कार्बन 7 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन। क्लियर हो गया, ये एनिलीन। अब हमें पता है एनिलीन अगर आप हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से बनाओगे तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये यहाँ पर आपका क्या होगा, एमाइड होगा। तो बेंजीन के रूप में एमाइड क्या होगा आपका CONH2, इसका क्या नाम हो गया, बेंजेनेमाइड। अब ये उत्पाद हमें कब प्राप्त हुआ, जब हमने इसकी अभिक्रिया किससे करवाई, अमोनिया से। तो सीधी बात है, अमोनिया की क्रिया किसकी, अमोनिया की क्रिया जब हम किससे करवाएं, कार्बोक्सिलिक अम्ल से। किससे, कार्बोक्सिलिक अम्ल से। तब ये बनेगा तरीका क्या था, यहाँ से एक OH और एक H यहाँ से बाहर चला जाएगा तो ये बन जाएगा। तो ये कंपाउंड आपका A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। अब देखो एक का नाम बेंजीन वाले के ऊपर COOH है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजोइक अम्ल। बेंजीन वाले के ऊपर CONH2 एमाइड है, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजेनेमाइड। और ये आपका क्या बन गया, एनिलीन। क्या बन गया, एनिलीन बन गया। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलते हैं और काफ़ी इजी है। बस अगर आपको जितनी भी ये रिएक्शन अगर याद है तो क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, पढ़ोगे तो आपको टाइम लग जाएगा कि, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि यौगिक ए एक एरोमेटिक एमीन है। एरोमेटिक एमीन नॉर्मली एनिलीन ही मिलेगा, जो 273 से 278 केल्विन ताप पर NaNO2 प्लस HCl की क्रिया से यौगिक बी बनाता है। अब देखो ये लिखा होने का मतलब अभिक्रिया कौन सी हो गई, डाई एजोकरण हो जाएगा, तो उससे बेंजीन डाई एजोनियम लवण बन जाता है। अब जो यौगिक बना उसको BF4 से क्रिया कराने पर जो उत्पाद बनता है उसकी क्रिया NaNO2 प्लस Cu की उपस्थिति में गर्म करने पर यौगिक सी बना। अब सी का उन्होंने क्या किया, SN प्लस HCl की उपस्थिति में अपचयन कर दिया, तो जो यौगिक बनता है वो वापस से आपका A बन जाता है, पुनः A प्राप्त होता है। तो यौगिक ए बेस का साधारण नाम लिखे और प्रयुक्त सभी अभिक्रियाओं के समीकरण लिखे। तो सीधी सी बात है कि इस प्रकार के क्वेश्चन समझने के लिए पहले आप इस क्वेश्चन को लिखें और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो इसका आप आंसर कैसे लिखोगे, देखो आपकी स्क्रीन के सामने मैं स्टार्ट करता हूँ इसको लिखना। और अगर आपने इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली तो आपको पूरा चैप्टर है वो बिल्कुल मुँह जबानी याद हो जाएगा। और पर्सन इस प्रकार के अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
पर्सन को समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए यौगिक ए आपको एरोमेटिक एमीन दिया, तो एरोमेटिक एमीन में नॉर्मली हमने मान लिया एनिलीन होगा, तो उसको हम इस प्रकार से लिख रहे हैं यहाँ पे। एनिलीन का मतलब बेंजीन वाले के ऊपर आपका NH2। क्लियर हो गया। अब इसकी अभिक्रिया 233 से 278 केल्विन पर NaNO2 प्लस HCl, तो यहाँ बिल्कुल पहचान में आ जानी चाहिए ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, डाई एजोटोकरण, ये डाई एजोटीकरण बोलते हैं। NaNO2 प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करवा दी, तो हमें पता है कि डाई एजोकरण जब अभिक्रिया होगी तो उससे क्या बनेगा, बेंजीन डाई एजोनियम लवण, तो ये बन गया आपका N2Cl। तो ये कंपाउंड आपका A हो गया, ये कंपाउंड आपका क्या हो गया, B हो गया। ठीक है। अब क्या किया, आपको यौगिक जो B प्राप्त हुआ उस यौगिक की क्रिया HBF4 फ्लोरोबोरिक अम्ल से करवाई। HBF4 फ्लोरोबोरिक अम्ल से करवाई, तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ से H और यहाँ से ये Cl आपका बाहर चला गया, HCl क्या हो गया, बाहर चला गया, शेष कंपाउंड जुड़ जाता है, ये बन गया आपका। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे N2BF4, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। आपको अब जो उत्पाद प्राप्त हुआ उसकी क्रिया NaNO2 प्लस Cu के साथ, तो जब इसकी क्रिया हम किसके साथ करवाएंगे, NaNO2 और Cu की उपस्थिति में, तो अब जो सीधी सी बात है कि ये जो Na है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, N2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर आपको नाइट्रोबेंजीन NO2 प्राप्त हो गया, नाइट्रोबेंजीन, और साथ में आपका N2 प्लस NaBF4 अलग हो गया, तो नाइट्रोबेंजीन। तो कंपाउंड सह आपको क्या प्राप्त हुआ, नाइट्रोबेंजीन। अब अगला क्या कह रहा है, नाइट्रोबेंजीन जो कंपाउंड आपको प्राप्त हो रहा है उसका अपचयन किससे, SN प्लस HCl। तो सीधी बात है कि जब इसका अपचयन SN प्लस HCl से किया जाता है तो NO2 समूह एमीन समूह में कन्वर्ट हो जाएगा। NO2 समूह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमीन समूह में, तो क्या बन जाएगा, NH2 बेंजीन वाले, ये बन गया। क्लियर है। अब देखो आपको कंपाउंड ये जो प्राप्त हुआ वो यौगिक A आया नहीं है, बिल्कुल सेम आ गया। तो प्रश्न में ये तो कहा गया लास्ट में कि A पुण्य प्राप्त हो गया। अब इन सब के नाम लिखने, समीकरण मेरी आ गई है, तो समीकरण तो हमने लिख दी। अब देखो ये क्या है, ये हो गया आपका एनिलीन, बी को क्या बोलते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डाई एजोनियम फ्लोरोबोरेट। इस कंपाउंड को क्या बोलते हो आप, नाइट्रोबेंजीन। तो पर्सन टफ नहीं है। अगर आपको फिर भी क्वेश्चन टफ लग रहा है तो मैंने पार्ट थ्री के अंदर डाई एजोनियम लवण को कैसे याद करना बहुत इजीली समझा है, वहाँ से आप इसको याद कर सकते हो। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो अथवा वाला पोर्शन है आप इसको इजीली कर लोगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखो, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन का संश्लेषण ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा नहीं होता है, क्यों? सबसे पहले बात याद करना है कि आपकी जो ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। किसका, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब क्या होता है कि जब आप एरोमेटिक एमीन लोगे, क्या लोगे, एरोमेटिक एमीन लोगे तो इसमें अभिक्रिया में एरिल हैलाइड से करवानी होती है। तो इसका आंसर ऐसे लिखोगे कि प्राथमिक एरोमेटिक एमीन का संश्लेषण ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा नहीं होता है, क्योंकि एरिल हैलाइड, तो एरोमेटिक एमीन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको, एरिल हैलाइड थैलेमाइड से प्राप्त ऋणायन के साथ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। तो
एरोमेटिक एमीन प्राप्त करने के लिए अभिक्रिया किससे करवानी पड़ेगी? एरिल हैलाइड से, और एरिल हैलाइड से जो थैलिमाइड के साथ जो रेनाइन प्राप्त होगा वो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दर्शाएगा। अगला है, एनिलीन से हमें क्या बनाना है? क्लोरोबेंजीन, और एनिलीन से हमें क्या बनाना है? बेंजीन। समझना क्वेश्चन। और इसी का दूसरा वाला क्वेश्चन की तरफ मैं जा रहा हूँ अभी, कि बीच में इसको छोड़ के एनिलीन से क्या बनाओ? ब्रोमोबेंजीन, और एनिलीन से क्या बनाना है? फिनोल। इन चारों क्वेश्चनों को मैं एक साथ हल करवा दूंगा दोनों को अभी। उससे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि अमोनिया एनिलीन से अधिक क्षारीय होता है, क्यों? तो देखो सीधी बात है, अमोनिया का मतलब हो गया NH3 पर लोन पेयर, और एनिलीन का मतलब बेंजीन वाले के ऊपर NH2। अब सीधी बात है कि जो फेनिल समूह है वो -I प्रभाव दर्शाता है, तो बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो जिससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या आ जाएगी? कमी। इस कारण से अमोनिया एनिलीन से अधिक क्षारीय होता है। और इसका सबसे बड़ा शॉर्ट में आंसर लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि एनिलीन में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? लोन पेयर, बेंजीन वाले के साथ अनुनाद में भाग लेता है। एनिलीन में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर बेंजीन वाले के साथ अनुनाद में भाग ले लेता है। अब अनुनाद में भाग लेगा तो ये लोन पेयर का त्याग नहीं कर पाता, जिसके कारण अमोनिया की तुलना में एनिलीन कम क्षारीय होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये लिख सकते हो। एक तो ये था, दूसरा इस फेनिल समूह का कौन सा प्रभाव? -I प्रभाव वाला भी चीज़ आप बता सकते हो। इसके बाद अब आते हैं कि निम्न को परिवर्तित कीजिए। एनिलीन से क्या बनाना? क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से बेंजीन, एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन, और एनिलीन से फिनोल। तो इनको समझने के लिए आपकी स्क्रीन पे मैंने एक मेरी ऑनलाइन क्लास का स्क्रीनशॉट लगाया है, और उसमें मैंने इसी प्रकार से परिवर्तित किया, और साइड में इन क्वेश्चनों को भी लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप इसको ईजिली समझ सकते हो। और ज़्यादा और ईजिली समझना है तो इसका जो डाईएजोनियम वाला लवण वाला जो विलयन है पार्ट 3, उसमें इन रिएक्शन को आप इजीली देखकर समझ सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। ध्यान में इस चैप्टर से कंफर्म है अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4, निम्न को क्षारीयता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो, अमोनिया, मेथिलेमिन, डाइमेथिलेमिन और ट्राइमेथिलेमिन। मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास में कहा था कि अगर मेथिल के रूप में एमीन है तो क्रम याद करने का तरीका क्या बताया था क्षारीयता का? 21-30। इसका मतलब 2 डिग्री एमीन सबसे अधिक क्षारीय होगा। ये क्रम तब याद करना है जब आपका एल्किल के रूप में आपने क्या लिया? मेथिल। तो 2 डिग्री एमीन सबसे अधिक, उससे कम 1 डिग्री, सबसे कम 3 डिग्री, और सबसे कम हो गया ओ मतलब अमोनिया। तो इन चारों को जो क्रम में लिखा गया है, तो सबसे अधिक क्षारीय कौन सा हो जाएगा आपका? द्वितीयक एमीन, उससे कम प्राथमिक एमीन, सबसे कम तृतीयक एमीन, और सबसे कम लास्ट में अमोनिया। तो इन सभी का क्रम याद देखो, 2 का मतलब 2 डिग्री एमीन, 1 का मतलब 1 डिग्री एमीन, 3 का मतलब 3 डिग्री एमीन, और O का मतलब O ये 0, वो हो गया अमोनिया। तो बिल्कुल आप इससे याद कर सकते हो कि सबसे अधिक। अब जो है ना, घटते क्रम का मतलब होता है कि जो सबसे कम होता है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो इसी क्रम में लिखना है। पहले 2 डिग्री एमीन ये आ जाएगा, देखो पहले A आ जाएगा, इसको A दे दो, फिर 1 से ये B आ जाएगा, फिर ये आपका C आ जाएगा, और ये आपका D। तो क्रम कैसे लिखना है इसका? सबसे अधिक सारी A, फिर उससे कम B, उससे कम C, और सबसे कम D। बिल्कुल आप इस प्रकार से याद कर सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे, बेंजाइलन अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखें। बेंजाइलन अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण है। तो बेटा बेंजाइलन अभिक्रिया से याद होना चाहिए कि इस अभिक्रिया में एमीन की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है। तो रिएक्शन ये लिख दूं कि बेंजाइलन की बात करें तो एमीन के रूप में मैंने जैसे यहाँ पे ले लिया एथिलेमिन मेथिलेमिन ले लेते CH3NH2। और बेंजाइलन अभिक्रिया जब भी करवानी होगी तो अभिक्रिया किससे करवाओ? बेंजोइल क्लोराइड से। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? C6
H5COCl हो गया। इस क्रिया को करवाएंगे तो अब देखो थोड़ा सा अपना IQ यूज लगा लो कि यहाँ से आपका Cl और यहाँ से एक H बाहर चला जाएगा, तो -HCl क्या हो गया, बाहर चला गया, तो क्या बन गया CH3NH, फिर आपका गया CO, C डबल बॉन्ड O, और फिर C6H5, ये आपका एमाइड बन गया। क्या बन गया, एमाइड। अगर इसका नाम भी लिखना चाहो तो ये इससे जुड़ा तो इसका नाम हो जाएगा एन मेथिल बेंजेनेमाइड, एन मेथिल बेंजेनेमाइड। अब देखो ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछकर इसको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है आपसे कि मेथिल एमीन की क्रिया, मेथिल एमीन की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ, मेथिल एमीन की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ करवाइए। क्लियर क्वेश्चन बिल्कुल हो चुका आपका। अगला, एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राथमिक एमीन में अंतर कैसे करोगे? तो बड़ा सीधी सी बात है, अगर आपको एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राथमिक एमीन में अभिक्रिया करवानी है तो इनकी क्रिया नाइट्रस अम्ल से करवा दो। किससे? नाइट्रस अम्ल से। और नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला जानती हो HNO2 से। तो आपको अलग अलग उत्पाद प्राप्त होगा। अब रिएक्शन कैसे होगी वो आपकी स्क्रीन के सामने। अब देखो एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राथमिक एमीन में अंतर करने के लिए क्रिया किससे कराओगे? नाइट्रस अम्ल से। अब देखो एलिफेटिक एमीन के रूप में एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने ये लिख दिया RNH2, ठीक है। अभिक्रिया किससे करवाई इसकी? नाइट्रस अम्ल से। नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO2 से। तो अब इतना याद होना चाहिए कि HNO2 के स्थान पर अगर अभिक्रिया इजीली करवानी है तो आपको याद होना चाहिए NaNO2 प्लस HCl ले सकते हो। अब ये अभिक्रिया कराओगे तो आपका उत्पाद क्या प्राप्त होगा? RN2Cl, ये बन गया एल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड। लेकिन ये कंपाउंड क्या होता है? अस्थायी। तो इसका तुरंत क्या हो जाए? जलीय माध्यम में इसका अपघटन हो जाएगा, तो यहाँ से ये HCl बाहर चला जाएगा, N2 और R, तो ये आपका एल्कोहल बन गया प्लस N2 और यहाँ पे HCl। तो ये कौन सा एमीन आपका? एलिफेटिक एमीन। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये हमने क्या लिया यहाँ पे? एलिफेटिक एमीन। तो एलिफेटिक एमीन की क्रिया जैसे हमने नाइट्रस अम्ल से करवाई तो ये अस्थायी उत्पाद बना, और फिर आपको यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? एल्कोहल। तो क्या होगा कि अगर एलिफेटिक एमीन की अभिक्रिया हम नाइट्रस अम्ल से करवाएंगे तो एल्कोहल में आपको नाइट्रोजन गैस के बुलबुले बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब एरोमेटिक एमीन की बात करें तो एरोमेटिक एमीन का मतलब यहाँ पर हम ले लें बेंजीन वाले एनिलीन NH2, और इसकी अभिक्रिया हमने किससे करवाई? नाइट्रस अम्ल का मतलब NaNO2 प्लस HCl, और यहाँ पर और समझना चाहो तो इसको HNO2 चाहे तो लिख लो, ये दोनों एक ही है। इसकी से क्रिया कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा? N2Cl प्लस N2 प्लस NaCl प्लस 2H2, ये बन जाता है। तो ये इसमें जो उत्पाद बनता है वो क्या बनता है? बेंजीन डाइएजोनियम लवण। क्या बन गया? बेंजीन डाइएजोनियम लवण। तो दोनों में अलग अलग उत्पाद बनता है। इस प्रकार से आप इन दोनों को अलग कर सकते हो। किसके द्वारा? नाइट्रस अम्ल के द्वारा। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये हमने कौन सा एमीन लिया है यहाँ पे? एरोमेटिक एमीन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका जो अथवा वाला पोर्शन है, तो अथवा में के बजाय निम्न को क्षारीयता के घटते क्रम में लिखो। तो यहाँ पर बात करें NH3, फिर CH3 CH2 NH2। इसका मतलब यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर इतना ही है कि उसमें R के स्थान पे क्या लिया हुआ था? मेथिल, और यहाँ पर R के स्थान पे क्या लिया हुआ है? एथिल। तो एथिल लिया हुआ है। तो एक चीज़ मैंने वहाँ क्लास के अंदर बिल्कुल बता दी ऑनलाइन क्लास में, अगर एथिल लिया हुआ है और फिर आपको प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन दिया तो क्रम याद करने का तरीका था 23-10। क्या था? 23-10। तो सबसे अधिक क्षारीय 2 नंबर वाला एमीन एथिल है, तो ये, तो इसको A दे दिया। फिर उससे कम क्षारीय होगा 3 नंबर वाला, इसको B दे दिया। फिर सबसे कम क्षारीय होगा इसके बाद प्राथमिक एमीन, इसको C दे दिया। और सबसे कम 0 का मतलब अमोनिया, इसको D दे दिया। तो अब क्षारीयता घटते क्रम में लिखना है तो सबसे अधिक क्षारीय A हो जाएगा, फिर B, फिर C और फिर D। अब यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, आप इन कंपाउंड को लिखकर बता सकते हो डिटेल से। इसके बाद एल्किल हैलाइड के अमोनियम अपघटन के रासायनिक समीकरण लिखें।
एल्किल हैलाइड के अमोनिया अपघटन की तो इसमें होता क्या है कि एल्किल हैलाइड की क्रिया आपने अमोनिया का लिख देता हूं मैं HNH2 के साथ करवाई, तो यहाँ से H और X अलग आपका प्राथमिक एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाता है। अब ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड फिर से प्राथमिक एमीन प्राप्त हो गया। एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया से करवाने पर आपको क्या प्राप्त हुआ? प्राथमिक एमीन। अब ये प्राथमिक एमीन इस एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा तो आपको RNNHR और HX यहाँ से अलग हो जाता है, तो द्वितीयक एमीन प्राप्त हो गया। अब इसी द्वितीयक एमीन फिर से एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करेगा तो HX अलग हो जाएगा, RNR और R, आपको क्या प्राप्त हो गया? तृतीयक एमीन। अब ये तृतीयक एमीन है वो फिर से एल्किल हैलाइड्स के साथ क्रिया करेगा तो RNRRR कोष्टक बंद, ये प्लस और यहाँ X बंद, ये चतुष्क अमोनियम लवण का निर्माण हो जाता है। तो ये एल्किल हैलाइड के अमोनिया अपघटन। लेकिन ध्यान रखना इस अभिक्रिया में, अगर इस अभिक्रिया को आप स्क्रीनशॉट ले लें, अभी को समझा लो, अगर इस अभिक्रिया में आपने अमोनिया क्या ले लिया? आधिक्य में, तो केवल प्राथमिक एमीन ही बनेगा, अभिक्रिया आगे नहीं होगी। अगर एल्किल हैलाइड की क्रिया अगर आप अमोनिया से करवा रहे हो और अमोनिया आधिक्य में लिया तो उत्पाद केवल प्राथमिक एमीन ही प्राप्त होता है। अब अगला क्वेश्चन, एमीन की आकृति कैसी होती है? तो एमीन की आकृति कैसी होती है तथा इसमें नाइट्रोजन परमाणु पर कौन सी संकलित अवस्था पाई जाती है? तो जो नाइट्रोजन परमाणु है, जो एमीन का एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिखते हैं, RNH और H, और ये हो गया इसका लोन पेयर। अब समझना, 1 2 3 बंद तो ये हो गए और एक लोन पेयर, इसका मतलब 4 और 4 का मतलब संकरण कौन सा हो गया? sp3। तो इसमें जो नाइट्रोजन परमाणु है उसमें संकरण कौन सा हो गया? sp3। लेकिन देखो अब sp3 होने पर इसकी आकृति चतुष्फलक की होनी चाहिए थी, लेकिन एक लोन पेयर होने के कारण इसकी आकृति में चेंज आता है और इसकी आकृति कैसे हो जाती है? पिरामिडी। कैसी? पिरामिडी। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एमीन की आकृति कैसी होती है? पिरामिडी, और इसमें नाइट्रोजन परमाणु पर एक लोन पेयर होने के कारण इसमें संकरण कौन सा? sp3। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में अंतर कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपके क्लियर में है, हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और फॉर्मूला क्या होता है इसका? C6H5SO2Cl। ठीक है, और इसकी क्रिया जब हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन के साथ करवाते हैं तो अलग अलग उत्पाद बनता है। जो तृतीयक एमीन तो हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया ही नहीं करता है। क्लियर हो गया? प्राथमिक एमीन जो क्रिया करेगा उसमें जो उत्पाद प्राप्त होता है वो क्षार में विलय, उत्पाद प्राप्त होता है वो क्षार में विलय, और द्वितीयक एमीन में जो उत्पाद प्राप्त होता है वो क्षार में अविलय होता है। क्या? द्वितीयक एमीन जो सीधी सी बात है, हिंसबर्ग अभिकर्मक का फॉर्मूला C6H5SO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड नाम होगा इसका। प्राथमिक एमीन के साथ जो अभिक्रिया होगी तो जो उत्पाद प्राप्त होगा वो क्षार में विलय होगा। द्वितीयक एमीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जो उत्पाद प्राप्त होगा वो क्षार में अविलय होता है, और तृतीयक एमीन क्रिया ही नहीं करता। इस प्रकार से आप इसको अलग कर सकते हो। इसकी जो रिएक्शन है उसका एक स्क्रीनशॉट है जो मेरी ऑनलाइन क्लास का है, वो आपके स्क्रीन के सामने, आप उसको अच्छे तरीके से लिख के नोट करके समझ सकते हो। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। बेंजीन डाई एजोनियम आयन की अनुनादित संरचना बनाइए। इसका मतलब क्या होगा कि बेंजीन वाले पे आपका होता है N डबल बॉन्ड N और यहाँ होता है प्लस का। तो इसके बारे में आपको बताना ये किसकी स्टिक से बेंजीन डाई एजोनियम आयन, और इसकी आपको क्या बनानी? अनुनादी संरचना। तो इसकी अनुनादी संरचना का स्क्रीन किताब के अकॉर्डिंग आपके स्क्रीन के सामने, और इसको आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को परिवर्तित कीजिए। बेटा ध्यान रखना, इस प्रकार क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाएंगे। क्या बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से आपको एक तो क्या बनाना है? पैरा अमीनो एजोबेंजिन और पैरा हाइड्रोक्सी एंजोबेंजिन। तो जो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? N2Cl। ये हो गया। अब देखो, पैरा अमीनो एजोबेंजिन बनाना तो सीधी सी बात है कि इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी हमने? एनिलीन से। तो यहां से H इससे करवा दी एनिलीन से, और पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजिन बनाना है तो इसकी रिएक्शन है वो मैंने फिनॉल से करवा दी।
किससे करवा दी? फिनॉल से। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ से ये H और यहाँ से ये Cl बाहर चला जाता है, इसके साथ क्रिया करेगा, और इसमें सीधी सी बात है कि इसके नीचे H होगा तो ये H और यहाँ से ये Cl बाहर चला जाता है, तो उससे जो उत्पाद होगा वो पैरा एजोबेंजीन और पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। इसकी रिएक्शन कैसे लिखनी है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ गई है, ढंग से लिख सकते हो, समझ सकते हो, बिल्कुल ईजिली भाषा में समझाया गया है। इसके साथ अब इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न अभिक्रियाओं की, क्वेश्चन नंबर 6 दोनों है अथवा में इसके अंदर, कि निम्न अभिक्रियाओं की केवल क्या लिखनी है? रासायनिक समीकरण, ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया, नंबर 2 हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, नंबर 3 कार्बिल एमीन अभिक्रिया। या इसके अथवा में क्वेश्चन क्या है? NH2 समूह है, क्या होता है? ऑर्थो और पैरा निर्देशी। लेकिन एनिलीन का जब हम नाइट्रीकरण करते हैं तो मेटा उत्पाद प्राप्त होता है, क्यों? दूसरा, एसिटेनिलाइड की क्या बनाओ? अनुनादी संरचना बनाइए। और अगला, प्राथमिक एमीन का क्वथनांक तृतीयक एमीन से अधिक होता है, क्यों? तो लास्ट क्वेश्चन सदैव आपके लिए होता है कि जितने क्वेश्चन मैंने हल करवा दिए वो लास्ट क्वेश्चन अगर आप हल करके मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करते हो तो मुझे ये पता चल जाता है कि कितने स्टूडेंट ने मेरी ये क्लास है लास्ट तक अटेंड की है, और इसको हल करके मेरे व्हाट्सएप नंबर 9079242041 पर मैसेज कर दें। और इन तीनों नेम रिएक्शन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको आती है तो अच्छी है, नहीं आए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको आप देखकर अच्छे तरीके से इनको समझ सकते हो। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अपने जितने भी साथी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की क्लास हम अब यहीं समाप्त करते हैं। जल्द ही आपके नेक्स्ट चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।